अध्याय 80 फिल्म उद्योग में प्रवेश करें। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। पेई कियान का कार्यालय। क्या हाल है बूढ़े मा यांग? क्या आपने कोई फैसला लिया है? पेई कियान ने चाय पीते हुए पूछा। अभी नहीं, मा यांग ने नाराजगी से जवाब दिया। छी। पेई कियान लगभग अपनी चाय थूकने ही वाला था। हालांकि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था, बल्कि थोड़ा खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े मा यांग उसके लिए काम आसान करने वाले हैं। अगर सब लोग बूढ़े मा यांग जैसे होते तो मैं सिस्टम के सारे पैसे बहुत पहले अपने खाते में ले लेता। मेरा मुख्य काम अब एक उपयुक्त सहायक ढूंढना है, मा यांग ने चाय पीते हुए कहा, मानो उसने सारी योजना बना ली हो। पेई कियान अचानक थोड़ा चिंतित हो गया। उसे मा यांग पर भरोसा था, लेकिन उसे मा यांग के सहायक पर भरोसा नहीं था। मा यांग आसानी से दूसरों की बातों में आ जाने वाला व्यक्ति था। क्या पता उसे कोई मेहनती साथी मिल जाए जो इंटरनेट कैफे चलाने में माहिर हो और मा यांग सचमुच उस सहायक की हर बात सुन ले। इसके परिणाम भयावह होंगे। पेई कियान को सतर्क रहना था। आपको किस तरह का सहायक चाहिए? मुझे बाइडू टेबा पर एक मिला है, वो प्रतिभाशाली है। मैं उसे ऊंची तनख्वाह देकर अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मा यांग ने कहा। ओह, टेबा से कोई प्रतिभाशाली? ठीक है, ठीक है। पेई कियान को राहत मिली। टेबा वाकई छिपी प्रतिभाओं का भंडार था। खासकर साल के इस समय में टेबा का काफी इस्तेमाल होता था। हालांकि अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे, फिर भी कुछ प्रतिभाशाली लोग मिल जाते थे। लेकिन दिखावा करने और अपनी बड़ाई करने वाले लोग भी काफी आम थे। संभावना के आधार पर मा यांग को बाद वाले दर्जे का ही कोई व्यक्ति मिलने की संभावना काफी अधिक थी। क्या आप और जानकारी दे सकते हैं? पेई कियान ने खुद को संभाला और अपनी चाय की चुस्की ली। पेई कियान को अपनी प्रगति के बारे में इतना चिंतित देखकर मा यांग भी अधिक सतर्क हो गया और गंभीरता से रिपोर्ट करने लगा। मुझे जो व्यक्ति मिला है वह जीपीयू फोरम पर एक छोटे कैफे का मालिक है। वह बहुत प्रतिभाशाली है और टाइबा में बहुत प्रसिद्ध है। मैं सोच रहा था अगर मुझे एक लैंड शॉप खोलनी है तो सबसे जरूरी चीज कंप्यूटर ही होंगे, है ना? इस समय मैं किसी मशहूर ब्रांड के मॉडल तो खरीद नहीं सकता, है ना? अगर मुझे कुछ खास करना है तो मुझे खुद ही बनाना होगा, उन्हें खुद ही ठीक करना होगा। लेकिन मुझे ये करना नहीं आता, इसलिए मैं किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वह मेरी मदद कर सके। वह कंप्यूटर बनाना जानता है और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में मुझसे बेहतर जानता है। मेरा फैसला सही है ना? पेई कियान ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया विचार। पेई कियान थोड़ी चिंतित थी। हालांकि ये सुनकर कि यह सहायक एक इंटरनेट कैफे का मालिक है, पेई कियान अचानक बहुत निश्चिंत हो गई। कहावत है, अगर कोई 3000 युआन के बजट के साथ जीपीयू फोरम में जाता है तो वह वहां से निकलते समय उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देता है। अगर कोई 3000 युआन के साथ टुवालाटन फोरम 1 में जाता है तो वह वास्तव में कुछ पैसे बचाकर एक इंटरनेट कैफे खोल सकता है। जीपीयू फोरम और टुवालाटन फोरम टेबा में कंप्यूटर बनाने के शौकीनों के लिए दो सबसे लोकप्रिय मिलन स्थल थे। हालांकि दोनों का संचालन बहुत अलग था। जीपीयू फोरम में लोगों को बेहतर पुर्जों पर अधिक पैसा खर्च करने के लिए कहा जाता था, जबकि टुवालाटन फोरम में लक्ष्य सस्ते और अधिक स्थिर पुर्जे प्राप्त करना था जो लागत और बजट को कम करते थे। अगर मा यांग टुवालाटन फोरम से किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश कर रहा होता तो पेई कियान शायद अभी भी चिंतित होती। क्यों? टुवालाटन फोरम के प्रतिभाशाली लोग पैसे बचाने में माहिर होते। अगर वे वास्तव में कम बजट में कंप्यूटर बनाते और कम लाभ वाले बड़े पैमाने के मॉडल पर काम करते, यह इंटरनेट कैफे वाकई में अच्छा चल सकता है। आखिर ये 2010 का साल था और सस्ते इंटरनेट कैफे की अभी भी बहुत मांग थी। कुछ गरीब छात्र जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वे हाई स्पेसिफिकेशन वाले गेम नहीं खेलते। अगर ऐसा कोई सस्ता इंटरनेट कैफे खुल जाए तो पूरी जगह उन लोगों से भर जाएगी जिन्हें वहां खाने पीने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जीपीयू फोरम का कोई टैलेंटेड व्यक्ति होता तो बात अलग होती। इंटरनेट कैफे के सारे कंप्यूटर 20 से 30,000 युआन के होते। छी, ये तो बहुत ही महंगा पड़ता। नुकसान तो होना ही था, इसलिए पेई कियान बहुत खुश था। मा यांग ने उसे निराश नहीं किया था। ठीक है, तुम्हें ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को अपने साथ लाना ही होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है और उसे अच्छी सैलरी देनी है। अगर तुम चाहते हो कि ये भगवान जैसा व्यक्ति आकर तुम्हारी मदद करे तो तुम उसे सिर्फ 8000 युआन महीना तो नहीं दे सकते, है ना? पेई कियान ने आग में घी डालना शुरू कर दिया।
मायान थोड़ा दुखी होकर बोला, भाई कियान, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मेरी मौजूदा तनख्वाह सिर्फ 5,000 है। पे कियान ने मायान को प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली अधिकतम तनख्वाह के बराबर यानी 4,000 युआन प्रति माह दी थी। सभी कर्मचारियों की तनख्वाह में 30% की वृद्धि के बाद मायान की तनख्वाह 5,000 से थोड़ी ही ऊपर पहुंची थी। पे कियान हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, क्या मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करूंगा? ये काम सफलतापूर्वक पूरा होते ही मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, और बोनस भी। मायान बेहद खुश हुआ। वाह, निश्चिंत रहें, मैं इस इंटरनेट कैफे को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने कितनी बार कहा है, ये सिर्फ एक इंटरनेट कैफे नहीं है, यह एक विशाल मनोरंजन केंद्र है जिसमें कई तरह के अनुभव शामिल हैं, जैसे कि लेंस शॉप, गेमिंग, विशेष हार्डवेयर की बिक्री और शावर देखना आदि। पे कियान ने मायान को टोका। ठीक है, मुझे पता है, एक विशाल मनोरंजन इंटरनेट कैफे। मायान ने अपनी चाय खत्म की। तो मैं काम जारी रखूंगा। हाँ, प्रगति हो रही है। पे कियान खुश था। अब उसने नए गेमिंग प्रोजेक्ट के संबंध में यहाँ सब कुछ लगभग स्थिर कर लिया था। मायान के मामले में भी जीपीयू फोरम के प्रतिभाशाली लोगों की मदद से चीजें स्थिर हो जानी चाहिए। बस हुआन सिबो का मामला बाकी था। मैं थोड़ा बेचैन हूँ। पे कियान ने हुआन सिबो को संदेश भेजकर उसका हालचाल पूछने का फैसला किया। हुआन सिबो हाल ही में काम पर नहीं आया था और पे कियान को नहीं पता था कि वह किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हुआन सिबो की प्रगति के बारे में अधिक जानकारी होना बेहतर होगा। क्या तुमने ड्रीम फंड के बारे में सोचा है? क्या तुमने तय किया है कि तुम किस उद्योग में निवेश करना चाहते हो? कुछ ही देर में हुआन सिबो ने जवाब दिया, मुझे एक सामान्य दिशा मिल गई है, बॉस पे। मैंने फिल्म से संबंधित कुछ करने का फैसला किया है। ये हमेशा से मेरा सपना रहा है, बस इसमें प्रवेश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने गेमिंग उद्योग को चुना। अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं अपने सपने को पूरा करने जा रहा हूँ। पे कियान खुशी से झूम उठा और उसने अपनी जान पर हाथ मारा। फिल्म इंडस्ट्री, वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका था। इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत जल्दी खर्च होता है, लेकिन सिर्फ 10 लाख रुपए से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी थी? क्या इसका कोई बुरा असर पड़ सकता है? पे कियान को संदेह था। क्या आपके पास पर्याप्त धनराशि है? मैं आपको अतिरिक्त पूंजी दे सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। पे कियान को एक घाटे में चल रही फिल्म इंडस्ट्री की परियोजना मिल गई थी। अचानक उसके मन में इस उद्यम में और पैसा लगाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। दरअसल पे कियान ने भी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा गंवाने के इरादे से ही कदम रखने का सोचा था, बस अभी तक उसे इस योजना को अमल में लाने का मौका नहीं मिला था। ये तो बिल्कुल सही मौका था। हुआन सिबो के रास्ते साफ करने से पे कियान को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हुआन सिबो ने तुरंत जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बॉस पे, आपने मुझे पहले ही 10 लाख युआन का ड्रीम फंड दे दिया है, मैं आपसे और पैसे देने के लिए कैसे कह सकता हूँ? निश्चिंत रहें, मैं कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं बना रहा हूँ जिसमें भारी निवेश की जरूरत हो। मैं बस कुछ छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिनमें ज्यादा उपकरण और अंतिम संपादन की जरूरत नहीं है, ज्यादा खर्च नहीं आएगा। 10 लाख युआन काफी हैं। छोटी वीडियो। पे कियान अचानक घबरा गई। जो छोटा वीडियो आप बनाना चाहते हैं, उसका नाम सरप्राइज तो नहीं है ना? हुआन सिबो उलझन में पड़ गया। सरप्राइज? ये क्या है? पे कियान ने राहत की सांस ली। जब तक ये सरप्राइज नहीं है, सब ठीक है। क्या आपके पास स्क्रिप्ट है? निर्देशक, पे कियान ने फिर पूछा। हुआन सिबो ने संदेश भेजा, अभी नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी निर्देशक ढूंढ रहा हूँ। स्क्रिप्ट तैयार होते ही मैं सबसे पहले आपको देखने के लिए भेजूंगा। ठीक है। पे कियान को राहत मिली। अगर हुआन सिबो एक छोटा वीडियो बनाने जा रहा था, जब तक वह सरप्राइज नहीं था, तब तक ठीक था। इस दौर में छोटा वीडियो बनाना और उसे लोकप्रिय बनाना मुश्किल था, और अगर बन भी गया तो उसे बेचना भी मुश्किल था। नुकसान होना तय था। ऐसा लग रहा था कि हुआन सिबो के साथ भी सब कुछ ठीक चल रहा है। अनुवादक, एटलस स्टूडियोज। संपादक, एटलस स्टूडियोज। 8 फरवरी, सोमवार। जैसे जैसे चंद्र वर्ष समाप्त हो रहा था, पे कियान को हर तरफ छुट्टियों का माहौल महसूस हो रहा था। 2010 के नए साल के बारे में पे कियान को वास्तव में कुछ खास याद नहीं था। यहाँ तक कि वह ये भी भूल गया था कि उस साल सीसीटीवी पर नए साल का जश्न कार्यक्रम क्या था। ये दुनिया उसके पिछले जीवन से थोड़ी अलग थी। नए साल का जश्न कार्यक्रम भी थोड़ा अलग होना चाहिए था। बेशक, चाहे कितना भी अलग हो,
यह शायद किसी भी हालत में उतना अच्छा नहीं होने वाला था। स्कूलों में परीक्षा सप्ताह समाप्त होते ही सभी छात्र अपने अपने गृहनगर लौट रहे थे। जून की सर्दी का मौसम था, पेड़ों से गिरे हुए पत्ते गायब हो रहे थे और स्कूल के मैदान में उदासी छाई हुई थी। तेई कियान कार्यालय आया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसने सहायक शिन से एक कप चाय ली और आह भरी, एक और नीरस दिन। उसने सिस्टम को चालू किया। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली ग्रेटर देन लेस देन मालिक, तेई कियान ग्रेटर देन लेस देन लाभ रूपांतरण अनुपात 100:1, हानि रूपांतरण अनुपात 1:1 ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम निधि 1,780,780,000 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 21,647.8 ग्रेटर देन ऑफ। तेई कियान ने अपनी चाय को ठंडा करने के लिए फूंक मारी क्योंकि वह जो देख रहा था उससे काफी उदासीन था। यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। केवल एक सप्ताह बीता था, सिस्टम निधि में मूल 1 मिलियन बढ़कर 1,708,000 युआन हो गई थी। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड द्वारा अपने स्व उपकरण और बैंडविड्थ में सुधार के बाद खिलाड़ियों की संख्या एक बार फिर तेजी से बढ़ गई थी। आधिकारिक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम को लगातार उच्च रेटिंग मिल रही थी और कंपनी की आय भी बढ़ रही थी। वह तेजी से पैसा खर्च कर रहा था, साथ ही तेजी से कमा भी रहा था। किराए, वेतन और अन्य पहलुओं पर वह जितना खर्च करता रहा, कंपनी के खाते में धनराशि लगातार बढ़ती रही। सौभाग्य से तेई कियान ने पिछली सौदेबाजी के दौरान हर चीज का सही समय पर प्रबंधन किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो नुकसान उठाना इतना आसान नहीं होता। इस बार तेई कियान जिन 3 योजनाओं पर एक साथ काम कर रहा था, उनमें बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता थी। हुआंग सिबो को 10 लाख युआन देने का वादा किया गया था। मा यांग एक दुकान खोलने जा रहा था। तेई कियान की खर्चीली और भव्य सोच के अनुसार वह शुरुआती पूंजी के रूप में कम से कम 20 लाख युआन लगाने वाला था। गेम डिजाइनर के विकास के लिए तेई कियान परियोजना के पहले चरण में 20 लाख युआन से अधिक लगाने की योजना बना रहा था। उसने कोई सीमा भी तय नहीं की थी। अगर वह पर्याप्त पैसा खर्च नहीं कर पाता तो वह प्रत्येक परियोजना में और अधिक पैसा लगाता रहता। कंपनी के किराए और कर्मचारियों के वेतन सहित उसके दैनिक खर्च की बात करें तो वह लगभग 10 लाख युआन प्रति माह खर्च कर रहा था। देखने से तो यही लग रहा था कि उसका कुल खर्च कम नहीं होगा। मौजूदा सिस्टम फंड काफी नहीं होंगे। समस्या ये थी कि इस बार चक्र 3 महीने का था। घोस्ट जनरल और ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड जिस रफ्तार से पैसा कमा रहे थे, उससे तो वे आसानी से हर महीने 3 से 4 मिलियन कमा सकते थे। अगर तेई कियान अगले समझौते से पहले सिस्टम फंड में 1 मिलियन से कम रखना चाहता था और एक बार फिर नुकसान उठाना चाहता था, तो ये काफी मुश्किल था। तेई कियान ने आगे हिसाब लगाना शुरू किया और काफी परेशान हो गया। उसने सिस्टम फंड के मुनाफे को बदलने के बारे में सोचा कि क्या इससे मदद मिलेगी या नहीं। हालांकि विस्तार से हिसाब लगाने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह तरीका भरोसेमंद नहीं है। दोनों गेम वाकई बहुत फायदेमंद थे। उनके लिए 3 महीने में लगभग 10 मिलियन कमाना कोई बड़ी बात नहीं थी। 100:1 के रूपांतरण अनुपात के आधार पर लगभग 10 मिलियन युआन को परिवर्तित कर पाना बुरा नहीं था। समस्या ये थी कि खर्च का क्या होगा। तेई कियान कंजूस तो नहीं हो सकता है ना। तेई कियान चाहे कुछ भी न करे, कंपनी का मासिक खर्च लगभग 10 लाख युआन था। 3 महीने बाद भी 5 से 6 लाख युआन का लाभ बच जाता। विनिमय दर के हिसाब से यह 50 से 60 हजार युआन होता। ये बहुत कम रकम थी। अगर वह थोड़ा सा नुकसान भी उठा ले तो क्या उसे यह रकम नहीं मिल जाएगी। इसके अलावा अगर वह सिर्फ मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करे तो क्या तेई कियान खर्चों के लिए सिस्टम फंड का इस्तेमाल करेगा। अगर नहीं तो उसकी जीवनशैली और कार्य वातावरण में गिरावट जरूर आएगी। हिसाब लगाने के बाद तेई कियान समझ गया कि लाभ या हानि को अपने पैसे में बदलना एक जैसा मुश्किल नहीं है। तेई कियान बेवकूफ नहीं था। नुकसान उठाना ही सही रास्ता था। इस बार तेई कियान ने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया, सिस्टम फंड के 10 लाख युआन में से 7 लाख युआन का नुकसान उठाना। यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना। उसके पास तिगुनी बीमा योजना थी। जब वह इस बारे में सोच रहा था तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए। लू मिंगलियांग ने दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। उनके हाथ में छपा हुआ डिजाइन पांडुलिपि था। बॉस तेई, गेम डिजाइनर का मोटा मोटा खाका तैयार हो गया है, कृपया एक नजर डालिए। तेई कियान चौंक गए। इतनी जल्दी? क्या आपने 9 बजे के बाद तक काम किया? लू मिंगलियांग ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। आजकल मुझे लगता है कि मेरी सोचने की प्रक्रिया काफी स्पष्ट है और मेरी उत्पादकता भी अधिक है।
मैंने आपके द्वारा निर्धारित समय से ज्यादा काम बिल्कुल नहीं किया। तेई कियान कर्मचारियों के ओवरटाइम के मामले में बेहद सख्त थे। छपी हुई पांडुलिपि को अपने हाथ में लेकर तेई कियान ने उसे गंभीरता से देखा और बीच बीच में लू मिंगलियांग से सवाल पूछे। आपने इसके लिए क्या सोचा था? जो भी बात उसे समझ नहीं आती थी वो यूं ही पूछ लेता था। लू मिंगलियांग ने डरते हुए स्वर में तेई कियान को अपनी सोच विचार प्रक्रिया विस्तार से बताई, कोई भी बात नहीं छिपाई। क्या बॉस पेई समझ नहीं पा रहे थे? बॉस पेई कैसे समझ नहीं पा रहे थे? लू मिंगलियांग को साफ पता था कि यह बॉस पेई की उसकी परीक्षा थी। उसे हुआन सिबो के समय की याद आ गई। जब हुआन सिबो ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के पहले डिजाइन की पांडुलिपि पर काम कर रहे थे तो उन्होंने उसे तुरंत बॉस पेई को भेज दिया था। बॉस पेई ने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा और जल्दी से फैसला कर लिया था। अब बॉस पेई विस्तार से जांच कर रहे थे और एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि भाई हुआन की पांडुलिपि बहुत ही खूबसूरती से तैयार की गई थी और बॉस पेई बहुत आश्वस्त थे। मेरी पांडुलिपि अभी भी भाई हुआन के स्तर से बहुत दूर है। बॉस पेई को चिंता है कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए वे मुझे हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से समझने में मदद कर रहे हैं और लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये सोचकर लू मिंगलियांग को अचानक खुद पर थोड़ी शर्म आ गई। मैं कितना निकम्मा हूँ, बॉस पेई को मुझे सिखाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। अब मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी। पांडुलिपि को शुरू से अंत तक पढ़ने और कई सवाल उठाने के बाद तेई कियान शांत और स्थिर हो गया। एक तरफ चूंकि इस डिजाइन पांडुलिपि का प्रारूप वाकई बहुत जटिल था, इसलिए उसे समझने के लिए लू मिंगलियांग से कई बातें समझने की जरूरत थी। दूसरी तरफ उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि यह डिजाइन पांडुलिपि उसके विचारों का अक्षरशः पालन करे, कोई विचलन नहीं होना चाहिए। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड तेई कियान के लिए एक कड़वा सबक था। चूंकि उसे डिजाइन पांडुलिपि पढ़ना नहीं आता था और उसने कई बारीकियां नजरअंदाज कर दी थी, इसलिए खेल उसके मूल विचार से भटक गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। उसके पिछले विचार के अनुसार गेम डिजाइनर के सभी विवरण पुष्ट और तय हो चुके थे। गेम की सेटिंग एक गेमिंग कंपनी के अंदर थी। कंप्यूटर काम के लिए सजे धजे थे। गेम के प्रचार पोस्टर, मूर्तियां, हरियाली और अन्य सभी सजावटी सामान मौजूद थे। गेम के बैकग्राउंड में कई गेमिंग कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद थे। इस गेम में खिलाड़ी शुरुआत से अंत तक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से खेलते थे। हर महत्वपूर्ण चरण में एक कमरा होता था। उदाहरण के लिए, जब खिलाड़ी को यह चुनना होता था कि किस शैली का गेम बनाना है। इस कमरे में कई दरवाजे होते थे। हर दरवाजा एक शैली और उस शैली के पोस्टर को दर्शाता था। अगर किसी गेमर को कोई विकल्प चुनना होता तो उसे उस शैली को दर्शाने वाले दरवाजे से अंदर जाना पड़ता। एक गलियारे से गुजरने के बाद खिलाड़ी दूसरे कमरे में पहुंच जाते। इस दूसरे कमरे में भी कई दरवाजे होते। हर दरवाजा बनने वाले गेम की अलग अलग विशेषताओं को दर्शाता। उदाहरण के लिए, भले ही गेम एक मोबाइल कार्ड गेम हो, ये भारी भुगतान वाला या हल्का भुगतान वाला या अन्य शुल्क प्रारूपों वाला हो सकता है। खिलाड़ी प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसरों को काम पर रखना, भौतिक प्रचार या ऑनलाइन विज्ञापन जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते थे। वे एजीएन, 3 राज्य, पौराणिक कथाएं और मूल आईपी जैसी कई थीम में से चुन सकते थे। वे 2D कार्ड गेम, क्षैतिज पात्र और पूर्ण 3D जैसी कई कलात्मक शैलियों में से चुन सकते थे। इसके अलावा वे बारी आधारित या तत्काल लड़ाई जैसे युद्ध मोड भी चुन सकते थे। कुल मिलाकर हर कमरा एक ऐसा विकल्प था जिसे खिलाड़ियों को चुनना था। जैसे जैसे खिलाड़ी अपनी पसंद चुनते, कमरों का माहौल विकसित होता और बदलता जाता। उदाहरण के लिए, जब खिलाड़ी एजीएन, 3 राज्य, पौराणिक कथा, मूल आईपी या अन्य जैसे विषय चुनते तो संबंधित कमरे उसी के अनुसार बदलाव दिखाते। एजीएन में एनीमे जैसे पात्र होते, 3 राज्य में उस युग के पारंपरिक पात्र होते और मूल आईपी में कुछ मौलिक दृश्य होते। खिलाड़ियों को अपनी पसंद को देखने की सुविधा देकर वे जो भी चुनना चाहें, उन्हें बस उस दरवाजे से अंदर जाना होता। एक बार सभी विकल्प चुन लेने के बाद खिलाड़ी अंतिम कमरे में पहुंच जाते। वहां उन्हें गेम लॉन्च इवेंट का दृश्य दिखाई देता। शायद उन्हें अनगिनत रिपोर्टर और उनके कैमरे चमकते हुए खिलाड़ियों और प्रशंसकों की शोरगुल भरी भीड़ दिखाई देती। हो सकता है कि उनका स्वागत एक ठंडे और खाली कार्यालय कक्ष में हो। वे किसी हलचल भरे शहर में एक विशाल विज्ञापन स्क्रीन और दूर एक थीम पार्क देख सकते हैं जो उनके गेम डिजाइन पर आधारित हो। उन्हें शायद कोई सुनसान वीडियो स्टोर भी दिख जाए जहां गेम डिस्क का एक विशाल संग्रह हो जिसमें किसी की दिलचस्पी न हो।
संक्षेप में, यही गेम की पूरी सामग्री थी। गेमर अलग अलग श्रेणियों में से चुनकर अपने गेम बनाते और अंतिम परिणाम देखते। पूरी प्रक्रिया में कोई हेरफेर या कोई बातचीत नहीं होती थी, खिलाड़ी बस चलते और देखते रहते थे। क्या ये बहुत उबाऊ नहीं था? इसके अलावा कुछ और भी अजीब हुआ। एक वॉइस ओवर खिलाड़ियों का पूरे रास्ते पीछा करता, मुस्कुराता और उनका मजाक उड़ाता रहता। अनुवादक, एटलस स्टूडियोज संपादक, एटलस स्टूडियोज खिलाड़ियों के कमरे में प्रवेश करने से पहले उन्हें वॉइस ओवर के माध्यम से कुछ सलाह दी जाएगी। वहीं खिलाड़ियों द्वारा निर्णय लेने और गलियारों में चलना शुरू करने के बाद वॉइस ओवर उनके चुनाव की आलोचना करेगा और उनका जमकर मजाक उड़ाएगा। उदाहरण के लिए, जब खिलाड़ी उच्च भुगतान और निम्न भुगतान के बीच चुनाव करेंगे तो उन्हें निम्नलिखित वॉइस ओवर सुनाई देगा। बहुत खूब। आपने लाभ कमाने के मुख्य साधन के रूप में खरीद कर खेलने के बजाय मूल्यवर्धित सेवाओं को चुना है। आपने मेरी सलाह मानी। हाँ, मुझे कहना होगा कि यह एक अच्छा निर्णय है। मूल्यवर्धित सेवाएं बेचना पैसा कमाने का एक शानदार तरीका है। भला कोई इस अवसर को क्यों छोड़ेगा, है ना? हालांकि अब एक नई समस्या आती है। आपको उच्च भुगतान या निम्न भुगतान में से क्या चुनना चाहिए? उच्च भुगतान का मतलब है कि आप बहुत सारी महंगी वस्तुएं बेचेंगे, जैसे 888 युआन का रेब किलिन। वहीं निम्न भुगतान का मतलब है कि आपको अपनी वस्तुओं की कीमतों को सीमित करना होगा। उदाहरण के लिए, आपके इन गेम शॉप में सबसे महंगी चीज की कीमत लगभग 10 युआन हो सकती है। मेरी निजी सलाह है, आपको उच्च पेवॉल सेट करने का विकल्प चुनना चाहिए। इसका कोई और कारण नहीं है। ये निर्णय बस अधिक लाभदायक है ना? यदि आप गेम की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कम पेवॉल सेट करने पर विचार कर रहे थे, तो आपने शुरू से ही बाय टू प्ले राजस्व मॉडल क्यों नहीं चुना? इसलिए आपको उच्च पेवॉल चुनना चाहिए। ये निश्चित रूप से सबसे सही विकल्प है। इसके अलावा, एक बार जब खिलाड़ी अपना निर्णय ले लेते और संबंधित दरवाजों से प्रवेश कर जाते, तो गलियारों में वॉइस ओवर गूंजता रहता। हालांकि दोनों दरवाजों के पीछे वॉइस ओवर अलग अलग थे। उच्च पेवॉल, ओह ओह ओह, मुझे पता था। आपने वास्तव में यही विकल्प चुना है। आपने सपनों के बजाय पैसे को चुना है ना? जब आप एक खिलाड़ी थे, तो आप हमेशा बेईमान निर्माताओं को अत्यधिक धन लोभी होने के लिए कोसते थे, लेकिन जब गेम बनाने की बारी आपकी आती है, तो आपको बस यही डर रहता है कि गेम के आइटम की कीमतें बहुत कम ना हों। ठीक है, स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है। यह मानवीय स्वभाव है। आपने जो किया, वह गेम इंडस्ट्री में रोज होता है। इसमें ज्यादा प्रतिक्रिया देने की कोई बात नहीं है। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय में पैसे न कमाने और बदनामी कमाने की संभावना भी हो सकती है? हाँ, मजाक कर रहा हूँ। क्या आप एक बेईमान व्यापारी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पैसे गिनते समय डांट सुनने के लिए तैयार हैं? कम भुगतान सीमा, कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सही कहा, आपने थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या आपको पता है कि उस फैसले की वजह से आपको कितना राजस्व का नुकसान हुआ है? आपका नुकसान एक स्थिर आंकड़ा है। आपका गेम जितना लोकप्रिय होगा, यह आंकड़ा उतना ही बड़ा होगा। सोचिए, उस एक मूर्खतापूर्ण फैसले की वजह से आपको लाखों का नुकसान हुआ है। क्या आपको पछतावा है? मुझे माफ करना, लेकिन आपने अपना फैसला कर लिया है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको पछतावा नहीं है? ठीक है, आप अपनी जिद पर अड़े रह सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जब आपके सामने वास्तविक आंकड़ा रखा जाएगा, तो आप इतने शांत नहीं रहेंगे। फिर भी, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। कोई बात नहीं, मैं आपको अगले फैसले के लिए सही सलाह दूंगा। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, तो स्थिति को सुधारने का अभी भी समय है। तेईकियान के डिजाइन में वॉइस ओवर के 2 कार्य थे। पहला, कठोर वॉइस ओवर के कारण खिलाड़ी गेम में पूरी तरह से डूब नहीं पाते थे। ये गेम उन्हें लगातार याद दिलाता रहता था कि वे एक खेल में हैं और खेल के अनुभव को कम से कम कृत्रिम बनाने की पूरी कोशिश करता था। दूसरा, ये लगातार खिलाड़ियों का मजाक उड़ाता और उनके गुस्से को भड़काता था। एक तीर से 2 निशाने। कमाल। इसके अलावा, वॉइस ओवर खिलाड़ियों को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करता था। अगर खिलाड़ी वॉइस ओवर द्वारा दिए गए संकेतों का पालन करते, तो वे खेल के सबसे बुरे परिणाम तक पहुंच जाते। फिर वॉइस ओवर उनका जमकर मजाक उड़ाता। वॉइस ओवर खिलाड़ियों का मजाक उड़ाता कि उनकी नाक मोम की है, वे निर्णायक हैं और बॉस के रूप में अपनी अंतरात्मा खो चुके हैं। खैर, ये तो बहुत ही कठोर आलोचनाएं थीं। क्या किसी ने ऐसा गेम देखा है जो अपने खिलाड़ियों का मजाक उड़ाता हो?
ऐसा कोई तरीका नहीं था कि गेम अपनी सारी पूंजी न खो दे। तेई कियान ने लू मिंगलियांग के साथ पूरे डिजाइन पांडुलिपि की गहन जांच की। उन्हें लगा कि उन्होंने सभी संभावित जोखिमों को दूर कर दिया है। ठीक है, हम डिजाइन पांडुलिपि के अनुसार चलेंगे। मुझे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ चाहिए, कला संसाधन, संगीत, ध्वनि प्रभाव और वॉइस एक्टर सहित। सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक घटक पर पर्याप्त पैसा खर्च करें। समझे? तेई कियान ने निर्देश दिया। लू मिंगलियांग ने जोर से सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहें, बॉस तेई। मैं आपकी बात मानूंगा और खेल के हर पहलू को परिपूर्ण बनाऊंगा। लू मिंगलियांग चला गया। तेई कियान ने अपने सीने से भारी बोझ उतार दिया और अपनी चाय की चुस्की लेते रहे। कुछ ही देर में उनके दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। भाई कियान, मैंने जिस विशेषज्ञ को बुलाया था वह आ गया है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? मा यांग ने उत्साह से पूछा। ओह, जरूर, मैं उससे मिलूंगा। तेई कियान खड़ा हो गया। मा यांग को सौंपे गए काम को वह बहुत महत्व देता था। क्या मा यांग द्वारा नियुक्त सहायक उस काम को पूरा कर पाएगा? तेई कियान को खुद इसकी जांच करनी थी। अगर सहायक ज्यादा चालाक निकला तो उसे मना करने का कोई बहाना जरूर ढूंढना होगा। झांग युआन तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के प्रवेश द्वार के सामने बेचैनी से खड़ा था। ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। वह एक बार में स्थायी गायक था और रोजमर्रा की जिंदगी में अंशकालिक बारटेंडर का काम करता था। कंप्यूटर बनाने के अपने शौक के कारण वह जीपीयू फोरम में अपेक्षाकृत सक्रिय था और उसे फोरम मैनेजर का पद मिला हुआ था। 2 दिन पहले टाइबा पर एक नेटिजन ने अचानक उससे संपर्क किया और उसे प्रबंधकीय पद संभालने के लिए आमंत्रित किया। झांग युआन की पहली प्रतिक्रिया थी कि वह आदमी धोखेबाज है। ऑनलाइन बहुत सारे मूर्ख लोग हैं। टाइबा फोरम के मैनेजर के तौर पर उनके पास फोरम में कई बेवकूफ लोगों को ब्लॉक करने का अधिकार था। ये स्वाभाविक था कि कोई उनसे बदला लेने के लिए उनके साथ शरारत करना चाहेगा। इसलिए झांग युआन ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। हालांकि एक दिन बाद वह व्यक्ति सचमुच परेशान लग रहा था। उसने कहा कि उसे एक जरूरी काम है और उसने बड़े उत्साह से झांग युआन को जिनझू शहर आने का न्योता दिया। उसने कहा कि वह उनके यात्रा के सभी खर्चों, जैसे कि परिवहन, आवास और भोजन, का वहन करेगा। साथ ही वह 3000 युआन का पारिश्रमिक भी देगा। हालांकि झांग युआन को उस व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, लेकिन 3000 युआन के पारिश्रमिक ने उन्हें आकर्षित किया। उन्हें बस थोड़ी हैरानी हुई कि किस तरह का कंप्यूटर बनाने के लिए वह व्यक्ति 3000 युआन का पारिश्रमिक देने को तैयार होगा। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह व्यक्ति अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्हें 200 युआन का लाल लिफाफा भेजेगा। तब झांग युआन समझ गए कि उनकी मुलाकात एक असली रईस से हुई है। अगर वह धोखेबाज होता तो शुरुआत में ही उसे लाल लिफाफा क्यों भेजता? बाद में दूसरे पक्ष ने झांग युआन को जिनझू शहर में एक कार्यालय भवन का पता भेजा। उसने आने जाने का किराया भी भेज दिया था। इसलिए झांग युआन आज जिनझू शहर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर एक छात्र जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। उसका नाम मा यांग था। मा यांग भोला और सीधा सादा लग रहा था। झांग युआन को लगा कि वह मंदबुद्धि और थोड़ा कम बुद्धिमान है। झांग युआन को लगा कि 3000 युआन का पारिश्रमिक उसकी जेब से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। जैसा उसने सोचा था, मा यांग नाम का छात्र उसे एक कंपनी में ले गया और बताया कि कंपनी के मालिक, बॉस तेई, उससे मिलना और बातचीत करना चाहते हैं। दरवाजे के सामने खड़े झांग युआन को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। एक नजर में ही वह समझ गया कि कंपनी अमीर है और पैसों की कोई कमी नहीं है। उसने दरवाजे पर लगी प्लेट देखी, तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। उसने कियांडू के बारे में खोजबीन की और उसे पता चला कि यह वही कंपनी है जिसने घोस्ट जनरल और ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड गेम बनाए हैं। गेम कंपनी वाकई अमीर लग रही थी। इसमें कुछ गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती थी। इससे झांग युआन थोड़ा बेचैन हो गया। कुछ देर बाद एक दुबली पतली और खूबसूरत महिला सहायक उसे अतिथि कक्ष के दरवाजे तक ले गई। उसने वहां कंपनी के मालिक को देखा। झांग युआन और भी घबरा गया। मा यांग ने उसे अपना असली मकसद नहीं बताया था। आखिर तेई कियान ही तो उसे नौकरी पर रखने का फैसला करते थे। अगर तेई कियान को लगता कि वह इस काम के लिए सही व्यक्ति है, तो मा यांग झांग युआन के साथ आगे की चर्चा कर सकता था। इसलिए झांग युआन अभी भी असमंजस में था। उसे नहीं पता था कि बड़े बॉस को उसमें क्या नजर आ रहा है और वह उससे असल में क्या करवाना चाहता है। वह तो बस एक बार में स्थायी गायक और अंशकालिक बारटेंडर था। क्या वह उससे गाना गवाना चाहता था?
क्या वह उससे बारटेंडिंग के कुछ हुनर दिखाना चाहता था? क्या वह उससे ड्रिंक्स मिलाते हुए गाना गवाना चाहता था? ये सब कुछ असंभव सा लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बड़े बॉस मुझसे कंप्यूटर असेंबल करने में मदद चाहते हैं? हाँ, उसे डर था कि यही एकमात्र संभावित कारण हो सकता है। वह किसी और संभावना के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। आइए बैठिए। तेई कियान बहुत ही विनम्रता से झांग युआन को अपने बगल वाले सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। सहायक शिन चाय परोसने के बाद अतिथि कक्ष से चली गई। मा यान भी अतिथि कक्ष से चली गई, जिससे तेई कियान और झांग युआन अकेले बातचीत करने के लिए रह गए। झांग युआन ने तिरछी नजरों से अपने आसपास का जायजा लिया। कमरे की हर चीज विलासिता का परिचय दे रही थी। बॉस के पहनावे और कंपनी के इंटीरियर डिजाइन को देखकर झांग युआन को एहसास हुआ कि वह लगभग हर चीज की कीमत नहीं लगा पा रहे थे। उन्हें बस यही महसूस हो रहा था कि सब कुछ महंगा है। तेई कियान ने सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, संकोच मत कीजिए, घर जैसा महसूस कीजिए, ज्यादा औपचारिक मत बनिए, लीजिए, चाय पीजिए। झांग युआन ने बेपरवाह दिखने की पूरी कोशिश की, हालांकि उनकी थोड़ी असहज बैठने की मुद्रा ने उनकी पोल खोल दी। तेई कियान सोचने लगे कि बातचीत कैसे शुरू करें। मा यान से तेई कियान ने सुना था कि उसके सामने बैठा चौकोर चेहरे वाला और ऊर्जावान व्यक्ति, जो उत्तर पूर्वी चीनी बोली में बात करता था, डिजिटल उत्पादों और कंप्यूटर हार्डवेयर के सभी प्रकारों का जानकार था। इसके अलावा वो उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था। तेई कियान को ये पता लगाना था कि क्या उस व्यक्ति में कंप्यूटर बनाने के ज्ञान के अलावा कोई और प्रतिभा भी है। उदाहरण के लिए, यदि वह मार्केटिंग में माहिर होता और व्यापार करना जानता होता, तो तेई कियान उसे किसी भी हालत में काम पर नहीं रखता। शायद उसे कंप्यूटर असेंबलिंग से शुरुआत करनी चाहिए। तेई कियान ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, बाजार में मौजूद बड़े पैमाने के गेम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके आदर्श कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं? आपके विचार से उचित कीमत क्या होनी चाहिए? तेई कियान ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुख्य उद्देश्य गेम को सुचारू रूप से चलाना है। आप कुछ बाहरी डिजाइन प्रभाव शामिल कर सकते हैं, लेकिन वे बहुत अधिक आकर्षक नहीं होने चाहिए। DIY सिस्टम यूनिट की कीमत 60 या 70 हजार युआन होना आम बात थी। हालांकि सिस्टम की जटिलताओं को देखते हुए सामान्य गेमिंग कंप्यूटरों की आवश्यकताओं से अधिक उन्नत इस प्रकार के कंप्यूटरों का इंटरनेट कैफे में उपयोग करने पर कानून का उल्लंघन हो सकता है। तेई कियान ने अपने कर्मचारियों को जो कार्य क्षेत्र आवंटित किया था, उसमें एक उच्च स्तरीय डेस्क, एक उच्च स्तरीय गेमिंग कुर्सी, एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर सिस्टम यूनिट, उच्च रिफ्रेश रेट वाले 2 गेमिंग मॉनिटर और मैकेनिकल कीबोर्ड शामिल थे। इस पूरे सेट की कुल कीमत लगभग 20,000 युआन थी। सिस्टम इससे अधिक और निर्धारित सीमा से अधिक किसी भी राशि की अनुमति नहीं देता था। वास्तव में, तेई कियान इंटरनेट कैफे में कार्यालय में उपयोग होने वाले मानक कंप्यूटरों का भी उपयोग कर सकता था। हालांकि असिस्टेंट शिन द्वारा खरीदे गए ऑफिस कंप्यूटर उच्च श्रेणी के व्यावसायिक मॉडल थे, जिन्हें ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। उनका बाहरी रूप अपेक्षाकृत साधारण था और इंटरनेट कैफे में इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त था। इसके अलावा वे उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप भी नहीं थे। इसलिए तेई कियान झांग युआन की राय जानना चाहता था। झांग युआन तब समझ गया कि वह उससे एक कंप्यूटर असेंबल करवाना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि जीपीयू फोरम के फोरम मैनेजर के पद के साथ वाकई कुछ फायदे जुड़े हुए हैं। झांग युआन ने कुछ देर सोचा। उसने एक नज़र में ही जान लिया कि उसके सामने बैठे बॉस तेई के पास पैसों की कमी नहीं है। वर्क डेस्क पर रखा लैपटॉप एलियनवेयर का एक उच्च श्रेणी का गेमिंग कंप्यूटर लग रहा था। इसकी बाजार कीमत 10,000 युआन से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब था कि एक गेमिंग कंप्यूटर इस बॉस की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने उच्च श्रेणी के कॉन्फ़िगरेशन वाला एक महंगा कंप्यूटर खुद बनाने की योजना बनाई। हालांकि उसे कंप्यूटर बनाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसे इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल के उन लोगों द्वारा ठगे जाने का डर था। इसलिए उन्होंने मुझे जीपीयू फोरम में ढूंढा और कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे 3,000 युआन का मेहनताना दिया। जी हाँ, यही बात होनी चाहिए। उनकी पहली प्राथमिकता गेमिंग की जरूरतों को पूरा करना था। वे दिखावे को कार्यक्षमता से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते थे। झांग युआन ने इस जानकारी को तुरंत समझ लिया। एक आदर्श कॉन्फ़िगरेशन सूची, यह उनके लिए मुश्किल नहीं था। वे इसे तुरंत तैयार कर सकते थे और उन्हें सभी कंपोनेंट्स की सही कीमतें पता थीं। हालांकि झांग युआन के मन में कुछ और बातें भी थीं।
उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें सामने बैठे बॉस को खुश करना जरूरी है। झांग युआन ने कभी दूसरों को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था। एक बार कॉन्फ़िगरेशन सूची तैयार हो जाने के बाद हो सकता है कि बॉस पहले किसी और से इसकी जांच करवा लें। बॉस को धोखा देना उनके लिए फायदेमंद नहीं होता, इसलिए उन्हें शानदार कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर बनाना था और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि कीमत वाजिब हो। उन्हें बॉस को यह महसूस कराना था कि उन्होंने 3000 युआन बर्बाद नहीं किए। झांग युआन को थोड़ा अपराध बोध हुआ अगर उसने सिर्फ एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए बॉस से 3000 युआन का पारिश्रमिक ले लिया। कहावत है ना, जितने ज्यादा दोस्त जिंदगी में उतने ही ज्यादा विकल्प। काफी सोच विचार के बाद झांग युआन को लगा कि वह मिलने वाले 3000 युआन के पारिश्रमिक में से 1000 युआन निकालकर मशीन के पुर्जों पर खर्च कर सकता है। इस तरह वह बॉस से दोस्ती भी कर लेगा और अपनी मेहनत के बदले 2000 युआन खुद रख लेगा। ये तो दोहरा फायदा था। वाह! कुछ देर सोचने के बाद झांग युआन ने अपने विचार साझा करना शुरू किया। उन्होंने सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड, सभी प्रकार के हार्डवेयर, चेसिस और चेसिस पर लगे एक्सेसरीज के बारे में बात की। उदाहरण के लिए, एक आंख लगाने से कंप्यूटर की सुंदरता में बहुत वृद्धि हो सकती है, जबकि आरजीबी लाइटिंग लगाने से इसकी कार्यक्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। ग्राफिक्स कार्ड, कीबोर्ड, गेमिंग ईयरफोन और अन्य कंपोनेंट्स तो उनके लिए बिल्कुल आसान थे। अंत में झांग युआन ने कीमत बताई। ये पूरा सेट लगभग 15,000 युआन में खरीदा जा सकता है। हालांकि उन्होंने 15,000 युआन की कीमत बताई, लेकिन कंपोनेंट्स की सेट की वास्तविक लागत 16,000 युआन थी। अगर वे किसी इलेक्ट्रॉनिक मॉल में कंप्यूटर असेंबल करने वाले को ढूंढते तो कीमत 20,000 युआन के आसपास होती। झांग युआन ने इस बारे में सोचा और बॉस पे द्वारा दिए गए पारिश्रमिक में से 1000 युआन का उपयोग कंपोनेंट्स खरीदने के लिए करने का फैसला किया। वह बॉस पे से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने अंत में कीमत 15,000 युआन रखी। तेई कियान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह कीमत से संतुष्ट नहीं थे। भला एक DIY कंप्यूटर उनके ऑफिस कंप्यूटर से सस्ता कैसे हो सकता है? बॉस पे का चेहरा देखकर झांग युआन का दिल बैठ गया। उनका भाव मानो कह रहा हो, क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? बॉस पे ने उम्मीद के मुताबिक मुंह खोला। मैं तुमसे एक आदर्श कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा हूँ। तुमने जो चीजें बनाई हैं, मैं कैसे कहूँ, वह इससे कहीं बेहतर है और आदर्श शब्द के ज्यादा करीब है। क्या तुम समझ रहे हो मेरा मतलब? झांग युआन थोड़ी देर हिचकिचाया और बोला, लेकिन बॉस पे, आपने कहा था कि गेमिंग की जरूरतों को पूरा करना सबसे जरूरी है। ये कॉन्फ़िगरेशन बाजार में मौजूद सबसे ज्यादा डिमांड वाले गेम्स को भी आसानी से चला सकता है। तेई कियान कुछ पल के लिए अवाक रह गए। ऐसा लग रहा था कि यह बात सही है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को और बेहतर बनाया जाए तो यह वाकई किफायती नहीं होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही मौजूदा मुख्यधारा के गेम्स की जरूरतों से कहीं बेहतर है। झांग युआन ने एक उच्च गुणवत्ता वाला कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तावित किया था जो सभी मुख्यधारा के गेम को सुचारू रूप से चला सकता था और उनकी अंतरात्मा को संतुष्ट करता था। हालांकि उन्हें खर्च की राशि बढ़ानी ही पड़ेगी। तेई कियान ने 2 बार खांसते हुए कहा, आप इस बारे में सही हैं। यह बाजार में मौजूद अधिकांश गेम चलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जरा सोचिए, अगर भविष्य में ऐसे नए गेम आ जाएं जिन्हें बेहतर कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता हो तो क्या होगा? आपको दूरगामी भविष्य की कल्पना करनी होगी। आपको आगे क्या होगा, इस पर ध्यान देना होगा। क्या आप समझते हैं कैसा रहेगा? आप अपने मौजूदा बजट में 10,000 और जोड़ दें। क्या आपको यह मंजूर है? झांग युआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हम ठीक है। वैसे भी ये आपका पैसा है। मैं तो खर्च करने वाला नहीं हूँ। मैं क्यों मना करूँ? अगर आप चाहें तो मैं 8 अरब का सिस्टम यूनिट भी प्रस्तावित कर सकता हूँ। झांग युआन ने तेजी से सोचा और कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को एक नए स्तर पर ले गया। इस बार उसने लगभग 25,000 युआन की लागत से एक DIY कंप्यूटर बनाने की योजना बनाई। झांग युआन की राय में कंप्यूटर के कुछ फंक्शन पूरी तरह से अनावश्यक थे। मौजूदा कंप्यूटर बाजार में मौजूद सभी गेम को उच्चतम गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स पर भी आसानी से चला सकता था। इसके अलावा ये कॉन्फ़िगरेशन अगले कुछ वर्षों तक पुराना नहीं होगा। साथ ही इसका बाहरी डिजाइन भी बेहतरीन था। ये गेमिंग अनुभव को कई गुना बेहतर बना देगा। बेशक, हालांकि झांग युआन ने तेई कियान को सेटअप की लागत 25,000 युआन बताई थी, लेकिन असल लागत लगभग 26,000 युआन थी। झांग युआन बॉस तेई से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने अपने 3,000 युआन के पारिश्रमिक में से 1,000 युआन खर्च करने का फैसला किया।
ये सुनकर पेई कियान ने सिर हिलाया। बस इतना ही। इंटरनेट कैफे की जरूरतों को देखते हुए सिस्टम से कोई चेतावनी मिले बिना इतना खर्च करना ही सबसे ज्यादा होगा। बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन है। पेई कियान ने सिर हिलाया। झांग युआन बेहद खुश था। जब तक बॉस पेई को पसंद आए, उसने जवाब दिया। उसने बॉस पेई से दोस्ती करने के लिए 1000 युआन खर्च किए। यह उसके लिए फायदे का सौदा था। तो पहले 50 और ले लेते हैं। पेई कियान ने चाय की चुस्की लेते हुए बेपरवाही से कहा।